आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हो, आज हम यहाँ किस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आज हम क्यों यहाँ पर आए हैं वो बहुत जल्द उनको पता चलेगा। आज का ये सेलिब्रेशन, फेलिसिटेशन, टॉपर्स मीट, इंटरैक्शन, बहुत सारे शब्दों में इस दिन को हम बुला सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को हम जो है नाम दे सकते हैं। और 2019 में जब एटीसी की शुरुआत हुई 7 जनवरी को, तब से लेकर 2021 पहला आरएएस का अटेम्प्ट था। और उसके बीच में कोविड पीरियड में कोई अटेम्प्ट आरएएस का नहीं था। 21 के अटेम्प्ट के अंदर हमारे लिए पहली अपॉर्चुनिटी थी कि हम कुछ कर सकें, अच्छा अजमेर के लिए कोई रिज़ल्ट आए। और हम प्रीलिम से लेकर ही लगातार अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग टास्क लेकर हम काम करते रहे, चाहे प्रीलिम्स का लेवल हो, चाहे मेंस का लेवल हो, चाहे उसके बाद इंटरव्यू का लेवल हो। तीनों लेवल पर हमने क्लासेस अरेंज करी, जो कि अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी से बात हो रही थी, तब वो कह रहे थे कि मेरे लिए शॉकिंग था कि कोई इंटरव्यू का क्लास भी करता होगा। जब वो मेरे पास शुरुआत में आए थे तब भी प्री और मेंस तो हुआ, बट इंटरव्यू का पता नहीं था कि ऐसा भी कोई क्लास होता होगा। बट हमने 15 डेज का इंटरव्यू का क्लासरूम प्रोग्राम भी रखा। उसका क्या इम्पैक्ट आया वो तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पर 21 का आरएएस का ये अटेम्प्ट हमारे लिए गेम चेंजर का काम करके गया। बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, बहुत उम्मीदें थी कि इस रिज़ल्ट से हम अजमेर में ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि अजमेर में रहकर ही प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आरएएस, आईएएस उनके सभी लेवल्स की प्रिपरेशंस की जा सकती हैं। यहीं पर रहकर कंप्लीट तैयारी हो सकती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहीं रहकर पढ़ा जा सकता है। इसके लिए हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था 19 से, जिसको साबित होने में 2023 लग गया कि हाँ, सच में अजमेर में तैयारी हो सकती है। पिछले 2-3 दिन में जब से रिज़ल्ट आया उसके बाद से लोग जनरली यही पूछ रहे थे मुझसे कि अजमेर में केवल आप ही हैं जो ये कर रहे हैं। ये मेरे लिए अच्छा भी था और ये मेरे लिए शॉकिंग भी था कि आरपीएससी अजमेर का गढ़ है, आरपीएससी अजमेर में ही उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है। और उसके बावजूद भी आरपीएससी के आरएएस जैसी सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा, उसकी तैयारी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म अजमेर में इतने समय तक नहीं था। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि इतने बरस आरपीएससी 1957 से लगातार 50s के बाद से काम कर रहा है और इतने सालों के अंदर यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म आरएस का नहीं बना। सब कुछ यहाँ से बाहर चला गया। एक जो टास्क लेकर कि हम, बड़ा चैलेंजिंग था। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आरएस की तैयारी अजमेर में प्री मेंस इंटरव्यू लोग ही नहीं मिलेंगे, बच्चे ही नहीं मिलेंगे, सब लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ कोई तैयारी कराएगा नहीं, आपने जो है बड़ा मुश्किल टास्क ले लिया है, ये तो फेल ही होगा 100%, ये आपको बंद करना पड़ जाएगा। और भीड़ वाला जो सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन सेगमेंट्स का पढ़ाओ ताकि कमाई हो, आपको रेवेन्यू मिले। पर पहले दिन से ही ये दिमाग में प्लान था कि जो संघर्ष अपनी पढ़ाई के दौरान हमको करने मिला वो यहाँ पर न हो, आने वाले पीढ़ियों और बच्चों को वो संघर्ष न झेलना पड़े कि अजमेर के बाहर जाकर वहाँ की सारी हार्डशिप्स, चैलेंजेस को फेस कर फिर प्रिपरेशन करनी पड़े। तो हमने इसी टास्क के साथ में कि पढ़ाएंगे तो सिविल सर्विस ही, आरएएस एंड आईएएस ही। अब चाहे एक बच्चा आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 हों, चाहे 5 हों, चाहे 50 हों, चाहे 500 हों, चाहे जितने भी बच्चे हों, पढ़ाएंगे वही। अपना एक स्पेशलाइजेशन करेंगे। और अजमेर शिक्षा नगरी है और अजमेर के लोगों को ये भरोसा हो कि आरएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी अजमेर में रहकर वही सब होगी जो बाहर जाकर होती है। कोई भी दूध में घोलकर कुछ अलग से नहीं दे देगा यदि दिल्ली जाएंगे या जयपुर जाएंगे तो। और पर क्या होता है, गीता हम पढ़ते तो हैं पर मानते नहीं हैं। गीता का निष्काम कर्म कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर क्या होता है, दुनिया फल देखकर ही तय करती है कि ये पेड़ अच्छा है या खराब है। कोई भी कैक्टस के पेड़ को हाथ लगाना नहीं चाहता, जिस पर फल नहीं आता उसको देखना नहीं चाहता। तो 19 से हम इंतजार ही कर रहे थे लगातार। हालांकि मेरे मन में तो अभी भी इंतजार है, क्योंकि आईएएस का रिजल्ट अभी तक हमारा यहाँ से नहीं आया है कोई। पर हाँ, शुरुआत हो गई है तो कई बार क्या होता है, एक शुरुआत की भी ज़रूरत होती है।
उससे जो एनर्जी मिलती है वो आगे के प्रोग्राम्स, आगे के एग्ज़ाम्स के अंदर मेरा ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग जो हो, उन सबका भी मोटिवेशन करती है, और हमारे साथ में जो हमारे फैकल्टी टीम है उनका भी मोटिवेशन करती है। तो आरएस का ये रिज़ल्ट 25 लोगों के साथ एक बैच स्टार्ट हुआ, 16 लोग मेन एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके बाद 10 लोग इंटरव्यू दे रहे थे, और 10 में से 7 लोग फाइनल रिज़ल्ट के अंदर अलग अलग जगह पर अपनी जगह बना पाए। और हमारे लिए बड़ा अच्छा था कि राम प्रसाद जो मेन एग्जामिनेशन में हमारे साथ जुड़े थे, रिटन एग्ज़ाम जो होता है मेन और इंटरव्यू, उसके बाद वो 123rd रैंक लेकर आए, जो कि अजमेर में रहकर प्रिपरेशन करने वाले किसी स्टूडेंट का सबसे बड़ा रैंक होगा, जो 123rd है। और हमारे लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पहले ही रिजल्ट में हम अंडर 200 रैंक लेकर आए, 123rd, और मेन और इंटरव्यू दोनों यहाँ प्रिपेयर कराकर। फिर मोनिका जी हैं, उनका 174, धर्मेंद्र जी हैं, उनका 325, वो तो करीब 5 साल से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, 2017 से। तो शुरुआत के टॉप वाले पोजीशंस में रैंक का आ जाना और इंटरव्यूज़ में, मेन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स का आ जाना, ये इंडिकेट करता है कि अब अजमेर में रहकर सारी तैयारी हो सकती है, और अब मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के चेहरे और इन सब के रिजल्ट्स ये साबित करते हैं कि अजमेर में ऐसा हो सकता है। तो पहली जो मेरी एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि जो अजमेर के ऊपर क्वेश्चन मार्क था वो हमने साफ कर दिया कि अजमेर में हो सकता है। और मेरे ऊपर जो क्वेश्चन मार्क था कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें तो बच्चे ही नहीं होते इतने, आप वो सेगमेंट पढ़ाओ जिसमें ज़्यादा कमाने को मिलेगा। तो फिर भी मैंने जिद कर एक सेगमेंट चूज़ करा, और ये जिद अच्छी रही, और उस जिद का नतीजा आपके सामने ही है। आप 10 में से 7 लोगों को देख रहे हो फाइनल रिजल्ट्स के अंदर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सबके लिए भी और अजमेर के लिए भी बड़ी बात है। मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, पर इक्वेलिटी का ज़माना है, तो हम जेंट्स फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज 7 में से 3 लोग यहाँ मौजूद हैं। जो 3-4 लोग नहीं मौजूद हैं वो अपने अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए अपकमिंग एग्जाम्स में भी अपीयर होने वाले हैं। और एक स्टूडेंट जो राम प्रसाद है, उनसे तो मैं मिलकर आ ही गया था, वो सबने वीडियो देखा ही है। वो और बेटर अपर सर्विसेज की एग्ज़ाम्स की वजह से यहाँ से बाहर गए हुए हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद नहीं हो पाए। पर जो सितारे यहाँ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाता हूँ। सबसे पहले धर्मेंद्र जी। 2016 के नवंबर-दिसंबर में एक सेमिनार मैंने आरएस का किया था, उसमें आए थे। उस समय भी जो चेहरे पे उम्मीद, चमक, एस्पिरेशन, इच्छाएं और कुछ करने, कुछ बदलने का जो भाव होता है, वो उनके उस सेमिनार के अंदर ही था। बड़े मतलब उम्मीदों से ये देख रहे थे कि हाँ, मैं अजमेर के बाहर जा भी नहीं सकता, अजमेर में रहकर ही करना है, और यहाँ एक मौका मिल गया है तो मैं ये सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी बात सुनकर। वो मैंने भाव देख लिया था, मैं पढ़ लेता हूँ चेहरे का भाव। उसके बाद उन्होंने वो बैच ज्वाइन करा। 2017 से हमने वो स्टार्ट किया। 18 का पहला अटेम्प्ट आया जब उन्होंने दिया था एग्ज़ाम, ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट है। 18 के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, पर मेंस की प्रिपरेशन हमारी थोड़ी वीक रही, हम आंसर राइटिंग उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, तो हमने फिर 18 का मेंस हमारा उस वजह से रह गया। पर छोड़ा नहीं उन्होंने। उनके साथ के जितने भी लोग थे लगभग, जो उस बैच में थे, लगभग सारे लोग उम्मीद छोड़ गए कि अब हम कुछ और करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, इस काम को मूव करते हैं, दूसरा कुछ जॉब देखते हैं। पर जो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, धर्मेंद्र जी उसी का ही उदाहरण है। 18 के बाद से भी हम जुड़े रहे। 2019 में एटीसी की स्थापना हुई, वो मेरे साथ जहाँ पढ़ते थे वहाँ से यहाँ आए और मेरे साथ लगातार 7 जनवरी ऑनवर्ड्स जब एटीसी बना तो एटीसी के साथ जुड़ गए। और आप सबको जानकर ताजुब होगा, मैंने 2019 की दिवाली से पहले एक एटीसी ओल्ड स्टूडेंट काउंसिल बनाई थी, और धर्मेंद्र जी केवल स्टूडेंट नहीं, उस ओल्ड स्टूडेंट काउंसिल के भी मेंबर बने, और उस काउंसिल के माध्यम से हमने अजमेर में समाज सेवा के जो काम हम कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, वो सब काम किए। वो कामों की भी एक अच्छी लंबी लिस्ट है, जिसमें उनके सुझाव, उनका योगदान, एक कॉल पर उनका आ जाना और उन सब प्रोग्राम्स को सफल बनाना, जिसमें अपना घर आश्रम में एक दिवाली सेलिब्रेशन हमने किया,
उस प्रोग्राम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब वो पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर साथ साथ में मेरे साथ इतना जुड़े हुए हैं। केवल एक स्टूडेंट इसलिए नहीं जुड़ता कि केवल उसका हित है कि वो पढ़ना है या एग्जाम है या वो आगे अटेम्प्ट देगा, वो मेरे से निस्वार्थ जुड़े रहे कि सर हाँ हम ये आप ये काम कर रहे हो, चलो इसमें भी चलते हैं। 2 बार तो हमने अपना घर आश्रम में ही काम किए बड़े, और उस काउंसिल की मीटिंग में जब भी इनको इनवाइट किया हमेशा पधारे, हमेशा आए। कोविड आ गया 2020 के अंदर, फिर भी हम फ़ोन पर कनेक्टेड रहे, फ़ोन पर लगातार तैयारी बातचीत ये सब चलती रही 2020 के अंदर। और 21 का अटेम्प्ट आया, उससे पहले हम आंसर राइटिंग के काम करते रहे। ये जो हमारी पहली स्पेस थी जहाँ पर एटीसी पहले चलता था, अब तो नया स्पेस है, उस स्पेस पर आकर भी कॉपी में आंसर राइटिंग करना या चेक करना, वो मैंने कॉपी एक बार सबको क्लास में दिखाई भी दी कि टॉपिक बाय टॉपिक भी हम चेकिंग करते थे, उस पर मार्क्स डालते थे। तो वो भी एक काम लगातार जारी रखा। मतलब मेरे साथ एक होता है ना, एक तो होता है कि कोई टीचर को मानता है और एक टीचर की मानता है। धर्मेंद्र जी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो टीचर की मानते हैं। को मानना तो एक लेवल तक सब करते ही हैं, टीचर की मानना भी जरूरी। जो बोला जैसा बोला, ब्लाइंड फेथ कर कर इनका ही मानना था कि जो बोल रहे हैं वो अब सही होगा गलत वो तो बाद में पता चलेगा, अभी जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं। मतलब इंटरव्यू के टाइम तक शर्ट, बेल्ट, चश्मा, आप इनका मॉक इंटरव्यू भी देखेंगे, अभी चश्मा दूसरा लगा रखा है ना, ये उनकी मैडम की पसंद का है, बट इंटरव्यू में इन्होंने मेरी पसंद का ही चश्मा लगाया। मतलब वहाँ तक इन्होंने मेरी बात मानी है कि चश्मा कौन सा लगाना है, शर्ट कौन सी पहननी है। 2 मॉक रिकॉर्ड हुए थे, जो पहले मॉक में शर्ट थी उससे दूसरे में चेंज करा दी, बेल्ट कैसा, शूज़ कैसा, एक एक बात। तो तभी तो कह रहा हूँ टीचर को मानना और टीचर की मानना में, मतलब अपनी पत्नी का उल्लंघन कर कर और फिर चश्मा बदल लेना, ये कितना बड़ा टास्क होगा आप समझ सकते हो। जो लोग शादीशुदा होते हैं वो तो समझ ही जाएंगे। तो ये काम इन्होंने जो है इतना तक माना है, चश्मा तक भी मेरी बात मानकर, और इंटरव्यू तक साथ रहे हम। 2021 में एग्ज़ाम शुरू हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू की क्लासेस भी हुई, उसके बाद मॉक हुए, सब कुछ आखिर तक। जिस दिन इनका इंटरव्यू था उस दिन भी मैं आरपीएससी गया ही था, और फिर इनको अंदर पहुंचाकर फिर मैं निकला। इतनी लंबी जर्नी। उस दिन हम जब मिले थे रिजल्ट के बाद पहली बार, तो यही सब याद कर रहे थे। उस दिन घर जाने के बाद मुझे एक बात और याद आई कि मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ, ये एसडीएम बन गए हैं, है ना। और मैं एक मतलब बाद में कभी शेयर भी करूँगा ये बात, और अलग से भी इस पर चर्चा करेंगे कि ये वो एसडीएम है जिनको करीब 2-3 बार तो मैंने क्लास से बाहर खड़ा रखा होगा लेट आने की वजह से, क्योंकि मैं टाइम का फ्रीक आदमी हूँ और टाइम पे ही सब कुछ होना चाहिए। अब कभी ये ड्यूटी की वजह से लेट हुए तो मैं भी बड़ा, मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, मैंने इनको बाहर खड़ा रखा। वो आज बुरा फील हो रहा था, पर वो शायद पहले कभी बाहर खड़ा रखा होगा कि लेट आ गए तो अब सजा है, नेक्स्ट क्लास में आना, अभी आज बाहर खड़ा ना, स्ट्रिक्ट रूल। तो अब हम जैसे अभी 12th फेल आईपीएस की स्टोरी है ना, वैसे क्लास के बाहर खड़ा हुआ एसडीएम, ऐसे स्टोरी बना सकते हैं। तो ये वो उस दौर की बातें भी हैं कि हमने वो दौर भी, मतलब डांट पड़ती है आज आप में से जिनकी पड़ती होगी तो मान के चलना वो काम आएगी एक दिन। उसको ऐसे ही मैं कभी बता रहा हूँ कि ऐसा हमने डांटा था या बाहर खड़ा रखा था या कुछ किया था। तो वो ये उस दौर के स्टूडेंट हैं, उस तरह के स्टूडेंट हैं, पर फिर भी लगातार कभी बुरा नहीं मानना इस बात का कि बाहर कैसे खड़ा रखा। और उसका नतीजा है कि अभी हम यहाँ खड़े हैं साथ में, और ये बड़ा अचीवमेंट है। तो ये धर्मेंद्र जी जो आपके सामने इनका इंट्रोडक्शन। फिर बिल्कुल तालियां तो बनती ही हैं। फिर हर्षिता मेरे साथ खड़ी हैं, और हर्षिता किशनगढ़ से एटीसी की स्टूडेंट हैं। हर्षिता से 2021 के प्रीलिम्स के पहले मिलना हुआ, और उस टाइम पर हम लोग इसलिए मिले थे कि हर्षिता को एक स्क्राइब चाहिए था, राइटर की ज़रूरत थी एग्ज़ाम के लिए। स्क्राइब भी यहीं बैठा है इनका जो साथ में गया था, तो ये उसी वजह से मिलने आई थी। पर स्क्राइब के साथ साथ फिर पढ़ाई वाली बात भी सारी शुरू हो गई, क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी, क्या नोट्स, कैसे क्या। तो फिर हम लोग, स्क्राइब तो हो ही गया अरेंज, बट साथ साथ में हमने पढ़ाई का काम भी शुरू करा, नोट्स और ये सब चीज़ें और टेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें स्टार्ट करी। क्योंकि हर्षिता बार बार वहाँ से अजमेर आना डिफ़िकल्ट टास्क था, किशनगढ़ से अजमेर ट्रैवल करना, अकेले आना अकेले जाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता था। तो हमने एक प्लान बनाया, जो मैं इस दिन के लिए प्लान बनाया था। उस दिन हर्षिता ने मेरे को कहा था जब घर मिलने आई कि सर आपने बहुत साथ दिया, बहुत सब कुछ किया। तो मैंने कहा इस दिन के लिए ही किया था,
ये मिठाई खानी थी, ये फूल देने थे, इसी के लिए किया था। तो हमने क्या किया, हम इवनिंग की क्लास आईएएस की ऑफ करते, फिर 1-1.5 घंटा जूम मीटिंग पर कनेक्ट होते, कभी 1-2 दिन छोड़कर, 1 दिन छोड़कर उनको टास्क देते कि ये काम करना है। जो जो डाउट्स होते वो जूम पर ही सॉल्व करते, जो जो आगे के टास्क होते वो डिसाइड करते क्या क्या आंसर करना है, कैसे करना है, वो सब जूम पर ही या फिर फोन कॉल पर ही करते। मेजरली फोन कॉल पर ही हम लोग कनेक्ट, मतलब फोन के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहे, चाहे वो मेन एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स हो और उसके बाद में इंटरव्यू हो, उस सब में हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू की क्लासेस थी, तब मैंने उनको बोला, मेंस के बाद में, तब मैंने उनको ये बोला कि अब तो अजमेर ही आना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 दिन तो अब ये क्लास तो मिस नहीं कर सकते। तो फिर वो उन्होंने अजमेर आकर वो सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी। हर्षिता एक वो उदाहरण है जो एक नेचर के एक चैलेंज को बीट कर कर उन्होंने कुछ अचीव किया है। आज एक मूवी अभी काफ़ी चर्चा में है क्रिकेट की, सचिन उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, घूमर करके एक मूवी है, और उसमें जो फीमेल क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हैं वो भी एक चैलेंज के साथ में खेलती हैं, बट वो बड़ा इंस्पिरेशन है कि वो कैसे अपनी टीम को जिता लेती हैं। सचिन तेंदुलकर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं पिक्चर को कि वो देखनी चाहिए। हर्षिता ने उसी नेचर के चैलेंज को, जो हम शिकायत करते हैं ना, उस शिकायत को बीट कर कर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है ओवरऑल रैंक 1500 एंड अपनी कैटेगरी के अंदर 5th रैंक अचीव किया है, जो कि स्टेट सर्विस इनको दिलवाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एक और बड़ी बात कि मेन एग्जामिनेशन में विदाउट स्क्राइब, विदाउट राइटर, खुद ही अपना एग्जाम लिखा और फिर ये मार्क्स अटेन करें। कई लोग जो पूरी तरह से फिट हैं वो लोग भी नहीं कर पाते, इतना रैंक नहीं ला पाते और पीछे आए हैं उनसे। तो जो लोग स्टूडेंट्स अब बैठे हैं वो अगर कोई शिकायत करते हैं आज के बाद, तो ये शिकायत अब बिल्कुल वाजिब नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, ये बीमार हैं, या ये तकलीफ है, ये दर्द हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कैटेगरी में 5th रैंक पर आ जाना और 1500 रैंक ओवरऑल ले आना, और उसके बाद अब स्टेट सर्विस में सेलेक्ट हो जाना और मेन एग्जामिनेशन खुद लिखना, ये सब बातें अपने आप में मोटिवेशन है उस हर शिकायत करने वाले के लिए जो किसी भी वजह से शिकायत करता है कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा। और उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये तो और बड़ी बात है। इसके साथ साथ हर्षिता स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, वो नेशनल जीत चुकी हैं, नेशनल विनर हैं एथलेटिक्स के अंदर, और एशिया में एक टाइम पर नंबर 3rd प्लेयर रही हैं एशिया की। वो तो किन्हीं वजहों से उनको एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जाने का मौका नहीं मिला, वो शायद यही वजह होगी कि मेरे साथ यहाँ पर आज खड़ा होना था, वरना एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक वो पहुँच सकती नहीं, इतना उनका कैलिबर और टैलेंट है। पर उन्होंने हार नहीं मानी, मतलब वहाँ मौका नहीं मिल पाया एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में, तो वो उसको इग्नोर कर कर उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, सिविल सर्विस की तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन कर कर अल्टीमेटली पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला और अब स्टेट सर्विस में सेलेक्ट है। बहुत जल्दी आप कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के किसी डिपार्टमेंट में इनको देख ही लोगे, कहीं ना कहीं जॉब करते हुए। तो ये हैं हर्षिता जो इतना ज़बरदस्त स्ट्रगल करके और यहाँ तक पहुँच गई हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल बनता है। फिर उसके बाद मोनिका जो हैं, पहली बार जब मैं इनसे मिला था इनका रैंक 174 है। जब फर्स्ट टाइम मिला था तब बहुत घबराहट थी मोनिका के चेहरे पर। ये आरएस के मेन एग्जामिनेशन के बाद का दौर है, और घबराहट इस बात की थी कि ये एक तो भरोसा वही अजमेर में हो सकता है क्या। तो इनका कॉल आया, शायद गूगल से देखा था, कहाँ से, कोई इंस्टा से देखा था। ये मोटिवेशन नहीं है कि पढ़ने वाले भी इंस्टाग्राम करेंगे, मैं बंद करवा देता हूँ इंस्टाग्राम, वो मेंस के बाद देखा होगा। तो इंस्टा से देखा एटीसी के बारे में, फिर कॉल आया, फिर बात हुई, तो पहले तो यही डाउट कि ये कर भी देगा ईमानदारी से काम, हो भी जाएगा कि नहीं होगा, पहली बात तो। और फिर जब पहली बार मिले तब तक मैं कुछ क्लासेस करवा चुका था, तो फिर हमने क्या करा, मोनिका के लिए क्लासेस अलग से अरेंज किया कि हम शाम को ही बैठते हैं क्लास के बाद 1-1.5 घंटा, और जो कर सकते हैं वो बेस्ट पॉसिबल उसको प्रिपेयर करते हैं। फॉर्चुनेटली बोले या अनफॉर्चुनेटली आरपीएससी में एग्ज़ाम शिफ्ट हो ही जाता है, तो वो इंटरव्यू भी शिफ्ट हो गए आगे, तो वो क्लासेस दोबारा हुई सारी। तो सारी क्लासेस दोबारा अरेंज हुई, सारी क्लासेस वापस हुई,
और उन सारी क्लासेस को कर लें। अच्छा, ये जो मैनेज किया है ये बैंक की जॉब के साथ किया है, और बैंक की जॉब अपने आप में एक टीडीएस टास्क है। डिसिप्लिन्ड, 10 मतलब 10 बजे पहुंचना ही है, और बहुत सारे टास्क, दिन भर का रश, बहुत सारा मैनेजमेंट, और बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक, जहाँ पर कोई ऐसा खाली भी नहीं कि बिल्कुल कोई प्राइवेट नया बैंक हो जिसके अंदर खाली पड़ा रहता हो या कोई भीड़ न हो। बहुत जिम्मेदारी वाला काम, सारी योजनाएं लागू करनी है सरकार की, बैंक के थ्रू ही हो रही हैं। सुबह और शाम, ये भी शिकायत लोग करते हैं हमको टाइम नहीं मिलता, हम पढ़ते नहीं। जैसे कई लोग हमारे नहीं पढ़ते हैं, जो कि भाई हम यहाँ बिजी हैं, वहाँ बिजी हैं, ये कर रहे हैं। अब आप उस व्यक्ति का सोचो जो सुबह 10 बजे उसको ऑफिस पहुँचना है, मतलब 9 बजे से वो ऑक्यूपाइड है, शाम को 5:30 बजे तक ऑफिस रहना है, 6:30 बजे घर पहुँचेगा व्यक्ति, और इसी बीच में नौकरी भी करनी है, और कोविड के टाइम पर तो और ज़्यादा टास्क बैंक के अंदर, तो उसके बावजूद तैयारी करनी है। सुबह और शाम का टाइम ले लेकर सारी प्रिपरेशन करी, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे याद करना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, जो भी करना है वो सुबह और शाम का टाइम लेकर ही करना है। 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम। टाइम मैनेजमेंट कितनी बड़ी बात है, मतलब वो कितना योगदान करता है कि कम टाइम देकर भी आप 174th रैंक अचीव कर सकते हो। इसका मतलब है कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, पर रोज जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उतना करना जरूरी है। अगर आप 5 घंटे 4 घंटे भी करते हो रोज, तो वो 4-4 घंटे करके रोज करते रहना, 2-3 साल तक रिजल्ट आ जाएगा। ये नहीं कि 10 घंटा आज करा और कल 1 घंटा करा, परसों 2 घंटा करा, फिर करा ही नहीं, ऐसा करके करते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। मोनिका इसी बात का उदाहरण है कि कंसिस्टेंसी कम टाइम के साथ भी, मतलब वो कछुआ और खरगोश वाली जो रेस है ना, ये लोग उसी का ही उदाहरण है। इनके साथ के वो सब लोग जो पढ़ाई बीच में छोड़ गए होंगे, तैयारी छोड़ दी होगी, वो लोग नहीं हुए। जैसे खरगोश सो गया था, और ये वो सब कछुए हैं जो चलते रहे और पहुंच गए। 18 नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ था 18, ये सेकेंड अटेम्प्ट था, पर 18 नहीं हुआ, पर 21 तक अपनी तैयारी करते रहे, भले ही 4-4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, जो भी बनाया, लगातार लगातार। तो वो बोलते हैं ना कि एक चाकू लेकर भी आप पेड़ काटने लगोगे ना, तो लगातार एक जगह पर हिट करते रहोगे तो एक दिन पेड़ भी गिर जाएगा, चाकू से ही गिर जाएगा, कुल्हाड़ी की या बुलडोजर की जरूरत नहीं है। ये उस बात का उदाहरण है। फिर हम जब मिले उस दौर में, फिर क्लासेस हुई सारी, फिर मॉक हुए और सब डिस्कशन चलते रहे। बीच बीच में काफ़ी सारा डीमोटिवेशन भी होता है, काफ़ी सारा टेंशन भी होती है, घबराहट भी होती है, वो अभी सब बताएंगे अपना अपना। मैंने आज इनको घबराहट बताने के लिए बुलाया है, ताकि आपको पता चले कि आप जो घबराते हो वो नेचुरल है, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कोई अननेचुरल नहीं हो रहा है आपके साथ में। ऐसा होता ही है उस हर व्यक्ति के साथ में जो तैयारी करता है, इस दौर से निकलता है। पर हाँ, और मैंने इनको पहले दिन ही कहा था कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, ये हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब बात पहले दिन की बात है। मैंने कहा अब मैंने इनसे पूछा आपका कोई भाई है, रियल ब्रदर है? बोले नहीं है सर। तो मैंने इनको यही कहा कि बस अब आज से आप मुझे ही भाई मान लो, और हम इसी तरह से इसको आगे तक लेकर जाएंगे। अब आपका भाई चाहेगा कि आप आरएस बनो, तो मैं भी चाहूँगा कि आप आरएस बनो, और इसी उम्मीद के साथ हम काम करेंगे और इसी डायरेक्शन में काम करेंगे। और वही हुआ अल्टीमेटली। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात को याद भी किया था, और ये उसी का ही नतीजा है कि आज ये रैंक अचीव हो गया है। तो तीनों जन से कुछ कुछ सीखने मिलता है, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रगल, चैलेंज। कोई प्रॉब्लम है तो उसको साइड रखकर अपने गोल की तरफ देखना, कोई चैलेंज भी है तो शिकायत नहीं करना, काम करना। क्योंकि यू कैन विन नाम की किताब है शिव खेड़ा की, उस किताब में उन्होंने कहा है कि जो असफल होते हैं ना, वो शिकायत करते हैं, और जो सफल व्यक्ति होते हैं वो समाधान की सोचते हैं। तो बस यही अंतर है, असफल लोग शिकायतें करते हैं और सफल लोग समाधान पर काम करते हैं। तो ये तीनों लोग वैसा ही उदाहरण है कि समाधान पे काम किया, अपने अपने प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का, और एक जैसा रिजल्ट लेकर आपके सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम, जैसा कि फेलिसिटेशन हमारा पहला ही उद्देश्य था, हम उसको करेंगे। और सबसे पहले हम लोग हम तीनों जन को एक एक कर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके थ्रू फेलिसिटेट कराएंगे, और फिर हम इनसे आपका इंटरेक्शन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैम कुनिका मैम को इनवाइट करता हूँ, तो वो बुके और माला जो है मोनिका को प्रेजेंट करें।
थैंक यू मैम। अब मैं उत्तम सर को इनवाइट करता हूँ कि वो धर्मेंद्र जी को फ्लावर एंड माला प्रेजेंट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। हर्षित सर प्लीज़ आप जो पुष्प गुच्छ है वो इसको हर्षिता को प्रेजेंट करें। अच्छा, कितना कोइंसिडेंस है, हर्षित सर हर्षिता। कोनिका मैम एक बार और आपको तकलीफ दूंगा, आप हर्षिता को माला पहना लें एक बार। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, तो ये उद्देश्य था, ये तो होना ही था फेलिसिटेशन प्रोग्राम का, पर इससे बड़ा उद्देश्य था कि सब अपना अनुभव आपके साथ बांटें, इस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं, धर्मेंद्र जी के साथ ही शुरू करते हैं। आज हम जेंट्स फर्स्ट वाला सिस्टम चालू कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी तादाद ज़्यादा है महिलाओं की, तो जो है जेंट्स को प्रिविलेज मिलना चाहिए, जो माइनॉरिटी में है उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो हम ऐसा ही कर देते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं एटीसी के डायरेक्टर श्री अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार हमारी तैयारी में योगदान दिया। और मैं शुरुआत करूंगा अपने पहले दिन से, जब हम क्लास में आए थे तो सर ने हमारी जो तैयारी थी मेंस और इंटरव्यू दोनों की साथ साथ, मेंस और प्री और मेंस की दोनों की साथ साथ करवाई थी। मतलब आधे टाइम हम तैयारी करते थे कि प्री कैसे तैयार करना है, और आधे टाइम मेंस कैसे तैयार करना है, यानी आंसर राइटिंग के बारे में। तो मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि साथ साथ तैयारी करें, केवल प्री पे फोकस नहीं होकर, जैसा कि सर बताते हैं कि मेंस किस तरह से लिखना है, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। और उसके साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी घबराहट तो होगी, क्योंकि हमें भी होती थी प्री देने के बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सर ने हमेशा मोटिवेट किया, और सर ने मेंस की तैयारी जैसे इस तरह से कराई कि जो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें, जैसे कि किस तरह से आपको कौन से शब्दों को इंक्लूड करना है आंसर में, कौन से नहीं करने हैं, तो सारी तैयारी पूरे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रही। और इंटरव्यू की तो मैंने सर को बताया कि क्लासेस होती नहीं है, सर ने करवाई है ये, और उसी की वजह से अच्छे मार्क्स आए इंटरव्यू में भी। और आपका कोई सवाल हो तो बताएं। और कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं आप में से तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो। वैसे डाउट तो क्या ही होगा, आपका अपने से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछो। एक सेकंड, ये माइक ले लो, एक साथ काम करो। सर जैसा आपने बताया कि प्री और मेंस दोनों का ही हमको साथ में रखना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता था, कैसे आपने प्री के लिए पहले प्रिपेयर करा? क्योंकि जैसे अभी टाइम बहुत कम है, हम लोग भी आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 का अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए प्री के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? जैसे कई लोग करंट को बेस मानते हैं, कई लोग एनसीईआरटीज़ को बेस मानते हैं, तो आपका बेस क्या रहा था आरएएस की प्री के लिए? हमने प्री और मेंस की जो तैयारी की थी ना साथ में, उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट थे उससे शुरुआत की थी। जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, पहले उनके प्री की भी तैयारी करी,
और मेंस की भी उसी वो जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर हम साथ साथ लिखते गए। और सर जो हमारे टेस्ट पेपर लेते थे वो भी इसी मैनर में लेते थे, प्री और मेंस दोनों के साथ साथ जो कॉमन टॉपिक्स है। तो अभी शुरुआत में तो प्री और मेंस का अगर आप कर रहे हो तो कॉमन टॉपिक्स लेके चलें, जिसमें प्री का भी आपकी तैयारी होती रहे, और फिर बाद में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मेंस में होते हैं उनके लिए फिर बाद में आपको टाइम मिलेगा। तो उस तरह से किया मैंने। और सर आपका जैसे इंटरव्यू के बेसिस पर आपने करंट अफेयर्स को ज़्यादा पॉइंट मतलब रखा था इम्पोर्टेंस, या फिर कोई और भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं? इंटरव्यू के लिए तो बेसिक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सर ने प्रोग्राम लिया था हमारा, उसमें सारी चीज़ें आपकी बेसिकली वो पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी जॉब से हैं, जैसे मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में हूँ वर्तमान में, तो उससे जुड़े हुए सवाल लगभग 70% क्वेश्चन वहाँ से थे। बाकी करंट अफेयर्स से भी थे, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट्स, क्या आप चेंजेस ला सकते हो अपने फील्ड में, और जैसे कोई फ्रेशर है तो उनका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उस पर पकड़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो डेप्थ तक जाते हैं, 3-4 लेवल तक वो पूछेंगे आपसे। अगर वहाँ तक आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हो तो फिर मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू ठीक रहेगा। थैंक यू। वेलकम। और कोई भी पूछना चाहता है? पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरे को ये पूछना है कि जो आपका जर्नी का टाइम रहा है ये बहुत लंबा टाइम रहा है, हाँ। तो इतने टाइम तक कंसिस्टेंसी बना पाना, क्योंकि थोड़े थोड़े समय में लगता है क्या हो पाएगा, तो आपने इतने टाइम कंसिस्टेंसी कैसे बनाई रखी, वो मेरे को पूछना है। उसके लिए जो इंटरव्यू में हमसे एक सवाल पूछा था कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, आप अगर उसका जवाब ढूंढ लोगे तो ये आपको इनर मोटिवेशन देने का काम करेगा। क्योंकि हमारे साथ भी ये होता था कि तैयारी करते थे तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ और दूसरा नहीं करें, कोई दूसरा फील्ड चूज़ कर लें तो वहाँ चले जाएं। लेकिन जब तक आप ये पता नहीं करोगे कि आपको बनना क्यों है, आपका जो अंदर से इनर मोटिवेशन वहीं से आएगा। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढो। सबका अलग अलग हो सकता है, वो क्यों बनना चाहता है, उसके क्या ड्रीम्स है, तो इस तरह से आप मोटिवेट रह सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे माइक को थोड़ा सा। कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन, मन को कैसे बांधा। कई बार मन इधर जाता है उधर जाता है, पढ़ने बैठ भी गए, पढ़ाई करना भी चाह रहे हैं, अपन ने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लिया, पर जैसे होता है कि मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया और इतने साल तक कंसिस्टेंटली कैसे लगे रहे, यही सवाल मेरा रहेगा। कि और टाइम मैनेजमेंट क्या शेड्यूल रहता था आपका, आप वर्क के साथ इसको कैसे मैनेज कर पाते थे, और वो क्या वजह रही जिससे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को मोटिवेट रख पाए, ये सवाल है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, तो जी। ड्यूटी टाइम तो रहता ही था। तो उसके दौरान मैं तैयारी में क्या करता था कि जैसे जो चीज़ मेरी प्रिपेयर है, जिसको रिवाइज करना है, उसकी मोबाइल में क्लिक ले लो, और उस टाइम पे आप जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है वो चीज़ वहाँ कवर कर लो, और कोई नई चीज़ है वो ड्यूटी के बाद आप घर आके तैयार कर लो। दूसरा, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि थोड़ा सा डिप्रेशन में हो रहे हैं, होता ही ये फेस सभी के साथ आता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो अकेले थोड़ी देर बाहर कहीं निकल जाओ, थोड़ी सी वॉक करो। अकेले घूमोगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, और सोचोगे कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे इससे, या मैं सोसाइटी को क्या दे पाऊँगा, परिवार को क्या दे पाऊँगा, तो उससे आप वापस उसी ट्रैक पे आ जाओगे। थैंक यू सर। इस सवाल के लिए एक जवाब मेरे पास है, जो भी जस्ट मोनिका से रिलेटेड बात भी हुई थी कि डिस्ट्रैक्शन, मैं समझ गया आपको, व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं आजकल इस पीढ़ी के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आप उस पर अच्छा देखो, जैसे इन्होंने एटीसी देखा है ना, तो आप भी इंस्टाग्राम पे अच्छा ही देखो। एटीसी इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप एटीसी या उसके जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें इंस्टाग्राम पे देखो, अपने आप जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। अब मैं मोनिका जी को माइक देता हूँ, वो अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये मैं ले लेता हूँ, आप अभी इसको। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच सर, मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, और बिल्कुल अरविंद सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर।
एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो गई सर से मिलने में। मुझे एटीसी सर्च करने में काफ़ी टाइम लग गया, वो शायद कुछ रीजंस रहे, मुझे भी नहीं पता, बट देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ है। डिस्ट्रक्शन था ना, बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। पर ठीक है, सर का बहुत अच्छा योगदान रहा, पूरे टाइम मोटिवेशन रहा, और मतलब सर ने लास्ट मोमेंट तक साथ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल हमें आरपीएससी तक पहुंचाया है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। बट हाँ, ये है कि ड्यूरिंग द जो जर्नी रही वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, और कंसिस्टेंसी तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि सर भी बताते हैं, और कंसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस जो है वो सबसे बड़ी पॉइंट है, जो मेजर फैक्टर होते हैं। एक इनर मोटिवेशन अगर आप में है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट जब तक अंदर आग नहीं पनपेगी तब तक कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि यही है जो लॉन्ग टर्म जर्नी आपको सफल बनाती है, आपकी जर्नी को। और बाकी स्ट्रेटजीज़ तो होती हैं, काफ़ी हैं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल यूनिक स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं। मेरी यही रही थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ कर रही थी, तो मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए संघर्ष भी करना पड़ता था, क्योंकि बैंक में जॉब करते हुए करना और बिल्कुल फील्ड अलग हो जाता है, बैंक इज़ समथिंग डिफरेंट, और जो ये प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अलग। तो इस दौरान कई परेशानियां आई, लेकिन सपोर्ट मिला फैमिली का, फ्रेंड्स का, और पूरे टाइम उन्होंने भी मुझे बांधे रखा कि मैं संभलते हुए और आगे बढ़ूं, और बस मैं यहाँ हूँ सर। थैंक यू। आप में से कोई मोनिका से कुछ पूछना चाहते हैं? सबको जवाब मिल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि अभी आप ऑफिसर बन गए, आप ऑलरेडी एक जॉब में थे, जी। तो सोसाइटी जैसे कि आजकल है ना वुमेन को देखती है कि ठीक है लड़की है जॉब कर रही है, अब आगे क्या जरूरत है, तो आपने इस चैलेंज को कैसे फेस किया और आगे और बढ़ने के लिए खुद को तो कन्विंस करा ही करा, और बाकी लोगों को कैसे कन्विंस किया, और इस स्टेप पे आपने कैसे डिसीजन लिया, और क्या क्या चैलेंजेस थे जो एज अ गर्ल आपको फेस करने पड़े, जो कि शायद एक है ना मैन को फेस नहीं करने पड़ते? जी। ये सवाल लड़कियों का होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली राइट। लड़कियों की तरफ से कोई लड़का पूछ रहा है। बट मैं खुश हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है, और गर्ल्स के रिगार्डिंग इतना अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम देना स्टडीज़ को एक जॉब होने के बाद, क्योंकि मुझे जॉब में 16 में जॉब में लग गई थी, उसके बाद भी मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रही थी। 18 में मैंने दिया था, फैमिली ने मतलब उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे उससे वापस बाहर आने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक सेटबैक था कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी नहीं हुआ। बट हाँ, उन्होंने मेरी लगन देखी। क्या होता है कि कभी कभी आसपास के लोग आपको देखने लग जाते हैं ना कि कितना फाइट कर रही है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कितनी लगी हुई है, तो वो ज़ील देखते हुए फिर वो जो एनवायरनमेंट है ना वो भी आपके साइड ही हो जाता है। मतलब शिद्दत वाली चीज़ जो हम कहते हैं, शाहरुख खान ने भी कही थी कि किसी चीज़ को आप इतना शिद्दत से चाहो कि पूरी दुनिया आपको उसे मिलाने की कोशिश करे, तो बस वही हुआ है। और ये शिद्दत देखते हुए भी फिर जो दुनिया है उनकी जो वाइब्स हैं वो भी आपकी तरफ ही हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने काम में लगे रहो, दुनिया है बोलती रहेगी, आपके फैमिली का एक बंदा भी अगर आपके साथ खड़ा हुआ है ना तो आप लगे रहो, क्योंकि उसकी आस लगी हुई है आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो अब मैं हर्षिता को इनवाइट करूँगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके साथ में, और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए धर्मेंद्र जी और मोनिका के एक्सपीरियंस से और ज़्यादा मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग होगा। और ये बात शायद ये लोग भी मानते हैं, मैं ही नहीं मानता, ये लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेंगे आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, लाइक सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। ये रिग्रेट मुझे भी है कि सर मुझे काफ़ी लेट मिले, बट स्टिल जितना टाइम लाइक साथ में थे सर ने बहुत हेल्प किया, और लाइक बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का मेरी प्रिपरेशन में। तो कुछ इंसिडेंसेस है तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट ऐसे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसके आगे एक जुगाड़ भी होता है। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन एज वेल एज जुगाड़। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा था, तो मेरी सिटिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद। तो मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, मतलब टिक के बैठ के पढ़ना बहुत टफ था। तो आई जस्ट फाउंड अ हैक कि
मतलब मेरे को घूमते घूमते पढ़ना है, तो मैं वॉक करते करते पढ़ती, तो मेरा इतना कंफर्ट भी उसी की वजह से है अभी। तो हर एक चीज़ का मतलब एक सोल्यूशन आपको मिल ही जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने आरएस का प्री दिया था, जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बहुत कम टाइम था मेरे पास, और उससे भी ज़्यादा सिचुएशन वर्स तब हो गई, तब सडनली एकदम कोर्स चेंज हो गया, मतलब हमारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया। अब जब सिलेबस चेंज हो जाता है हमारा, तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि राइटर्स को लिखने में टाइम लगता है, चीज़ें पब्लिश होने में टाइम लगता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि अब मैं पढूं कैसे। सबने फेस की होगी, बट स्टिल अगर कोई मतलब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप किसी के हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हो, मतलब किसी इंस्टीट्यूट के, किसी टीचर के, जो कि हमें काफ़ी टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, इधर से उधर से हम कर लेते हैं मैनेज। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं वो हैंड रिटन नोट्स नहीं, मेरे को मतलब पढ़ने में टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए किसी और के हैंड रिटन नोट्स पढ़ना। तो लाइक मैंने फिर इंटरनेट से बुक्स फिर कुछ टाइम बाद आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो वैसे करके मैनेज किया। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट पेपर्स रेफर करना स्टार्ट किए, कि टेस्ट पेपर्स जो सर लेते थे, तो मैंने टेस्ट लिखना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट में तो काफ़ी स्कोर कम रहा, बट ग्रेजुअली स्कोर ठीक ठाक आने लगा। फिर उसके बाद मेरे को लगा मैं कितने ही टेस्ट दे लूँगी, क्योंकि टाइम कम था। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स रेफर किए, मतलब मैं आंसर शीट ले आती थी, मैं क्वेश्चन हाइड कर लेती, मतलब आंसर हाइड कर लेती थी, और इमेजिन करती थी कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रहा तो मैं क्या आंसर लिखूंगी इसका। तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऑल्सो हेल्प मी बहुत, मतलब अलॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मुझे उससे। तो मैं आंसर्स, क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट थी, तो मैं नहीं लिख पा रही थी, बट ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ कि मैं लिख रही हूँ। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं मैं लेके आई अपनी प्रिपरेशन में। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ दी हैक्स जो कि मैंने यूज़ किए थे मेरी उस पर, मेरी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, कि मेरे पास टाइम कम था, हैंड रिटन नोट्स में दिक्कत आ रहा था। तो ये सब को देख के कुछ सोल्यूशन थे जो मैं अपने लिए लेके आई। तो जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने सोल्यूशंस निकालिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस सबको पता होती है, तो उसके हिसाब से आप अपने सोल्यूशंस निकालिए। अल्टीमेटली दैट ओनली हेल्प्स। थैंक यू। हर्षिता का चैलेंज विजन को लेकर है, और विजन अगर प्रॉपर नहीं आप हर चीज़ को ठीक से पढ़ सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आँखों से ही पढ़ाई स्टार्ट होगी, उसके बाद समझना, दिमाग तो सब बाद में, पहले देखेंगे ही, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स निकाले। जैसे राजस्थान जीके के जो हमारे नोट्स थे आरएस के, उनको जैसे हम जनरली 12 का फॉन्ट में प्रिपेयर करते हैं, तो हमने 18 के फॉन्ट में प्रिपेयर किया, ताकि वो इजीली पढ़ सके बिना किसी कॉन्स्टेंट के। तो 12 को 18 कर कर, भले ही पेज ज़्यादा जाएं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रीडिंग इजी हो जाए। हालांकि उसको 16 पे भी कंफर्टेबल रहता है, बट 18 पे हमने करने का काम किया। फिर वो ऐसा ऑडियो सिस्टम काम में लेती थी कि उसको स्कैन किया और सुना, तो सारी बात सुनकर, मतलब हम एथिक्स पढ़ते हैं और बाकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ज्ञान के टाइप है ना, जैसे मति है, श्रुति है। तो हर्षिता ने श्रुति वाला जो सिस्टम है उसको काम में लेकर, और ये वो सिस्टम है जो वैदिक पीरियड में चला करता था। वेदों का राइटर कौन है? कोई नहीं है। वेद अनोनिमस है, किसी ने लिखा ही नहीं था। ये तो अब टेक्स्ट आ जाता है, बाकी वेद तो वो हैं जो कि बोल बोलकर एक से दूसरे को ट्रांसफर किए गए थे, और नॉलेज ऐसे ही ट्रांसफर हो रही थी। वेद जितनी नॉलेज तो आरएस के एग्जाम में नहीं होती है। वेद तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज का टेक्स्ट है वो जिस मेथड से वैदिक पीरियड में ट्रांसफर किए जाते थे, उन्हीं मेथड्स को काम में लेकर, श्रुति वाला मेथड काम में लेकर, अपने ऐप से, फोन का जो भी सपोर्टिंग सिस्टम है उससे नॉलेज गेन कर कर देन शी अटेम्प्टेड हर मेन एग्जामिनेशन। और मेन में भी विदाउट स्क्राइब, प्रीलिम्स में तो स्क्राइब था, बट मेंस के अंदर विदाउट स्क्राइब खुद ही लिख कर किया, खुद की तरफ से ही किया सारा काम। तो वो बड़ा चैलेंज, मतलब आपको जब ढूंढने निकलते तो बोलते ना भगवान भी मिल जाते हैं, तो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। और वो सोल्यूशन उसने अपने हर चैलेंज के लिए ढूंढा, जो चैलेंज आएगा उसके लिए सोल्यूशन, जो चैलेंज आएगा उसके लिए सोल्यूशन। तो जैसा मैंने बोला ना, सफल आदमी की पहचान है कि वो शिकायत नहीं करता, समाधान ढूंढता है। और हर्षिता उसी का उदाहरण है, जो सफल तो सब हैं, पर उनकी सफलता बाकी सब सफलताओं से बड़ी हो जाती है, मेरे लिए भी।
और जिस दिन रिजल्ट आया उनका ओवरऑल रैंक 1500 था, शी वॉज डिप्रेस्ड। पर जब पता था कि स्टेट सर्विस में सिलेक्शन होगा तो मैं पहले दिन से ही खुश था। मैंने उनको कहा कि कोई वजह नहीं है कि 1500 रैंक पर हमको दुख मनाना चाहिए या हम पीछे हैं ही नहीं। हमारा रैंक टेक्निकली 5th है और हम इतने सारे चैलेंजेस के साथ बहुत सारे फिट लोगों से बहुत आगे हैं, और वो तब आगे हैं जब मेंस भी खुद लिखा हो। कोई स्क्राइब होता तो फिर हम मान लेते कि उसने हेल्प कर दी होगी, पर ऐसा भी नहीं है। तो वो बड़ा मोटिवेटिंग है, ये सीखने वाली बात है। तो आज इन सबको यहाँ बुलाना, फेलिसिटेशन तो अपनी जगह है, मोटिवेशन और ये टॉपर स्टॉक जो है ये आप सब लोगों को और ऑनलाइन जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उन सब के लिए मोटिवेटिंग रहेगा। और मतलब ये सब लोग पेशेंस, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी इसका उदाहरण है। तो एक बड़ा फेमस कोट चलता है ना, जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो वो ऐसे ही उछालना पड़ेगा पत्थर कि आसमान में सुराख हो जाए, और अजमेर को ये पता चल जाए कि यहाँ रहकर कितनी भी कठिनाइयों के साथ में RS और IAS की सारी तैयारी हो सकती है। मैं फिर हमारी पूरी टीम को, जो हमारे लिए सब काम करते हैं, मैं उत्तम सर, हर्षित सर, कोनिका मैम, और भी फैकल्टीज़ जो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हमारी हिंदी के फैकल्टी हैं जो बहुत बड़ा रोल है उनका मेन एग्जामिनेशन में, कुमावत सर, और भी सब फैकल्टीज़ का थैंक यू करता हूँ। उनका ही साथ साथ जो सपोर्टिंग हमारा स्टाफ है पूरा, जो लोग पेपर प्रिपेयर करते हैं, टाइमली आपके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, आपकी प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर करते हैं, जो लोग यहाँ पर क्लीनिंग कर कर आपके लिए सब कुछ अरेंज कर कर अच्छे से सिस्टमेटिक रखते हैं, जो आपके लिए हर चीज़ टाइमली हो पाए वो अरेंज कर कर रखते हैं। चाहे वो ये वीडियो बन रहा है, वीडियो के कैमरे के पीछे हमेशा एक बंदा खड़ा रहता है। मैं गुलशन भाई को भी थैंक यू कहूँगा कि जब जब भी मैंने इनको बोला कि तुरंत शॉर्ट नोटिस पे भी कि ये वीडियो रिकॉर्ड होना है या ये काम होना है, तो वो तुरंत आए। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उन्होंने मेरे को बोला कि भैया बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने कहा बधाई आपको भी हो, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाता, लोग भरोसा नहीं कर पाते कि अजमेर में रहकर और इंटरव्यू जैसा काम अजमेर में हो पाएगा, रिकॉर्ड हो पाएगा प्रॉपर वैसा ही। कल मेरे पास एक मैसेज भी था कि जैसा दिल्ली में होता है वैसा ही इंटरव्यू आपने यहाँ पर कंडक्ट करवाया, और उसी तरह की क्वालिटी है उस इंटरव्यू की, और यूट्यूब पर वो आ भी गए हैं अभी, और अब सबके इंटरव्यू आएंगे ही धीरे धीरे। तो वो सब इनकी वजह से पूरा हो पाया। तो केवल मैं अकेला नहीं, इन तीनों ने मेरा नाम लिया, मैं अकेला नहीं हूँ उसके लिए जिम्मेदार, और मैं अकेला कर भी नहीं सकता, क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि यदि आपको कहीं जल्दी पहुँचना है तो अकेले चलो, पर बहुत लंबा जाना है तो साथ चलो। तो ये सभी लोगों का साथ है, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, वीडियो टीम, टेक्निकल टीम, एडिटिंग टीम, सभी लोग जो दिखते नहीं है कभी कैमरे के सामने, पर उन सब का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सफल हो पाए हैं। तो एक बार उन सब के लिए भी तालियां जो लोग ये सब काम कर रहे हैं।